माई लास्ट टचेस, जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो आपको तो पता होगा कि कोई भी पोएम हो तो उसका कहीं ना कहीं से कोई पीछे बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो इस पोएम का भी हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग आखिरकार इंस्पायर कहाँ से हुए, कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, कहाँ से उन्होंने सोचा कि उन्हें ये पोएम लिखनी है। तो जैसे ही आप ये पोएम पढ़ोगे तो सबसे ऊपर में आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा, फेरेरा। फेरेरा एक जगह है इटली में। तो आप जब सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक ड्यूक थे। ठीक है, ड्यूक कौन होता है? जैसे कि एक किंग है, ठीक है, एक राजा है, एक रानी है। तो सबसे हायर पोस्ट राजा और रानी के बाद जो दी जाती है ना, वो होती है ड्यूक की। और जो ड्यूक होता है उसकी वाइफ को कहते हैं डचेस। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूक है और वो अपनी वाइफ डचेस जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैं बता रही थी कि इटली में फेरारा जो जगह है वहाँ पे एक ड्यूक थे। तो उनका नाम था अल्फांसो, वो 5th ड्यूक थे लगभग 6th सेंचुरी में। तो उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारा है। उनकी शादी हुई थी, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी किसी कारणवश, पता नहीं क्यों। और लोगों ने बोला कि इस ड्यूक ने ही अपनी वाइफ को मारा है या मरवाया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस बात को संज्ञान में लेते हुए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 19th सेंचुरी में ये पोएम लिखी। और ऐसा नहीं है कि वो उस ड्यूक के ऊपर, जो अल्फांसो ड्यूक था, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो दरअसल इस पोएम के माध्यम से, वो उस कहानी का इस्तेमाल करके वो बताना चाहते हैं कि एक वुमेन की क्या कंडीशन थी 6th सेंचुरी में। और जब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी थी तब 19th सेंचुरी था, तो उस वक्त वुमेन की क्या कंडीशन थी। तो उसमें कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं हुई थी। शायद इसीलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोएम को लिखा, ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि वुमेन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े पोस्ट पे जो कोई इंसान रहता है तो किस तरीके से वो वुमेन को ट्रीट करता है या फिर अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करता है, आप इस पोएम के माध्यम से आप समझ पाओगे। तो हम देखते हैं कि ड्यूक कहना क्या चाह रहा है। दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वेयर अलाइव। वो दीवार के ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है और वो उसकी लास्ट टचेस की है, यानी उसकी वाइफ की है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। तो उस पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए ड्यूक किसी से कह रहा है कि वो जो पेंटिंग है वो मेरी वाइफ की है, मेरी लास्ट टचेस की है। और बिल्कुल जो पेंटिंग है एकदम सजीव प्रतीत हो रही है, यानी कि उसको इस तरीके से बनाया गया है जैसे कि लग रहा है कि वो इंसान जो पेंटिंग में है वो अभी पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा। मतलब एकदम सजीव प्रतीत हो रहा है। आपने देखा होगा ना कभी कभी 3D पेंटिंग्स, तो उसको देखने के बाद कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना कि वो जो चीज़ उसमें बनी हुई है वो सामने, आंखों के सामने रखी हुई है, जबकि वो असल में एक पेंटिंग होती है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। Now, Fra Pandolf's hands worked busily a day, and there she stands. ड्यूक की नज़रों में वो जो पेंटिंग है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। और वो बताता है कि फ्रा पैंडोल्फ नाम के एक पेंटर ने दिन रात मेहनत करके उस पेंटिंग को बनाया, और उसी मेहनत का नतीजा है कि वो, उसकी वाइफ उस पेंटिंग में खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि वो पेंटिंग पूरे, मतलब सर से लेकर पाँव तक की पेंटिंग है उसकी वाइफ की, उसमें वो खड़ी है। और यहाँ पे जो नाम है फ्रा पैंडोल्फ, तो ये किसी पेंटर का नाम है, ये तो हम समझ गए। लेकिन इटालियन में ना एक टाइटल दिया जाता है मॉन्क को, जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो उन्हें इटालियन में कहा जाता है फ्रा। तो फ्रा पैंडोल्फ यहाँ लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि जो पैंडोल्फ नाम के जो आर्टिस्ट हैं वो एक सन्यासी भी हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक बहुत ही महान इंसान है, और यही बताने के लिए उनका नाम उस ड्यूक ने इस्तेमाल किया है यहाँ पे कि इतने महान इंसान, इतने महान पेंटर ने, जो कि एक बहुत ही महान सन्यासी है और महान पेंटर भी है, उसने मेरे लिए इस पेंटिंग को बनाया। वो बस ये कहना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि मेरा कितना बड़ा स्टैंडर्ड है, कि इतने बड़े पेंटर ने दिन रात मेहनत करके ये पेंटिंग बनाई है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कहने पे। विल्ट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। यहाँ पे
जो ड्यूक है किसी से कह रहा है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप प्लीज़ यहाँ पे बैठेंगे और उसकी तरफ देखेंगे, यानी कि मेरी वाइफ की जो पेंटिंग है उसकी तरफ देखेंगे। तो ये सारी बातें जो ड्यूक है किससे कह रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। I said frap and off by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance। यहाँ पे जो वर्ड काउंटेनेंस है इसका मतलब होता है चेहरे के हाव भाव। चेहरे पे, किसी के चेहरे पे कोई हाव भाव नज़र आता है ना, कोई एक्सप्रेशन नज़र आता है, तो उसे कहते हैं काउंटेनेंस। पैशन का मतलब तो आप जानते होंगे, उत्साह। अर्नेस्ट का मतलब होता है सच्चाई। किसी चीज़ में जब आपको सच्चाई नज़र आती है, एक तरीके से कह ले कि सिंसियरिटी नज़र आती है, उसे कहते हैं, मतलब उसमें कुछ भी बनावटी नहीं होता है, एकदम नेचुरल होता है, उसे कहते हैं हम अर्नेस्ट। और ग्लांस का मतलब तो आप समझते होगी कि एक झलक आप किसी चीज़ को देखते हो तो यहाँ पे जो ड्यूक है उस इंसान से कह रहा है, जो इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है और सुन रहा है ड्यूक को, उससे वो कह रहा है कि मैंने जो पेंटर हैं फ्रा पैंडोल्फ, उनका नाम इसलिए बताया कि फ्रा पैंडोल्फ ने ये पेंटिंग बनाई है, इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेंजर्स आते हैं, तुम्हारे जैसे स्ट्रेंजर्स आते हैं, बहुत तुम्हारे जैसे अजनबी आते हैं, और जब वो इस पेंटिंग की तरफ देखते हैं और इस पेंटिंग के जो चेहरे के हाव भाव हैं, उसमें जो गहराई है, उसमें जो उत्साह है, और उस पेंटिंग में जो के चेहरे में जो सच्चाई नज़र आती है, जो नेचुरल लुक है जो नज़र आती है, उसकी तरफ जब वो देखते हैं, कोई भी अजनबी देखता है, तो उसे समझ में नहीं आ पाता कि आखिरकार ये पेंटिंग इतनी सजीव कैसे प्रतीत हो रही है। कैसे ऐसा हो सकता है कि एक पेंटिंग एकदम नेचुरल लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि उसमें जो इंसान है वो एकदम रियल है, ऐसा नहीं है कि वो पेंटेड है, ऐसा लग रहा है कि वो सच में वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका जवाब ये है कि फ्रा पैंडोल्फ ने ये पेंटिंग बनाई है, इसीलिए वो पेंटिंग इतनी सजीव प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो ड्यूक है वो बताना चाह रहा है कि फ्रा पैंडोल्फ जो इतना महान पेंटर है, उसने मेरे कहने पे मेरे लिए एक पेंटिंग बनाई है, और इतनी सजीव पेंटिंग है। एक तरीके से जो ड्यूक है अपना पोजीशन बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने हाई पोजीशन पे है, कि इतने महान पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई है, और जो अजनबी आते हैं उस पेंटिंग को देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इतनी सजीव ये पेंटिंग हो सकती है। तो उसका जवाब यही है कि हाँ, वो पेंटिंग सजीव हो सकती है क्योंकि उस पेंटिंग को फ्रा पैंडोल्फ नाम के आर्टिस्ट ने, महान आर्टिस्ट ने उसे बनाया है, और सिर्फ उस ड्यूक के लिए। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, सिंस none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me, if they durst, how such a glance came there. So, not the first are you to turn and ask thus. अब यहाँ पे ड्यूक ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी अजनबी उस पेंटिंग को देखते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा गहराई उस पेंटिंग में है, जब वो नहीं समझ पाते हैं तो वो सभी अजनबी ड्यूक की तरफ घूम जाते हैं कि शायद ड्यूक उन्हें बताए कि क्यों इतनी सजीव ये पेंटिंग नज़र आ रही है। तो वो जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं वो ड्यूक की तरफ ही क्यों मुड़ जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो पेंटिंग है वो पेंटिंग एक पर्दे के पीछे ढकी हुई होती है, छिपी हुई होती है, और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो उस कर्टेन को हटाए, उस पर्दे को हटाए। सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूक ही उस कर्टेन को, उस पर्दे को हटा सकता है। इसीलिए जब ड्यूक दिखाना चाहता है लोगों को वो पेंटिंग, तो वो खुद ही उन्हें अपने साथ लेकर आता है और वो कर्टेन हटाता है। तो इसीलिए जब वो उस पेंटिंग को देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा अलाइव, इतनी ज़्यादा सजीव ये पेंटिंग नज़र आ रही है। तो उसका जवाब ढूंढने के लिए वो ड्यूक की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन वो मुड़ते तो ज़रूर हैं कि वो ड्यूक से पूछेंगे कि क्यों ऐसा है इस पेंटिंग में, लेकिन
उनकी हिम्मत नहीं होती है। यहाँ पे जो वर्ड है डर्स्ट, इसका मतलब होता है डेयर यानी कि हिम्मत। तो उन सभी लोगों को हिम्मत नहीं होती है कि वो ड्यूक की तरफ मुड़ तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो उनसे पूछे कि क्यों ऐसा नज़र आ रहा है, ये पेंटिंग इतना अलाइव नज़र आ रहा है। इसीलिए वो जो इंसान अभी ड्यूक के सामने बैठा हुआ है उससे वो कह रहे हैं कि इसीलिए तुम फिक्र मत करो कि तुम पहले नहीं हो जो मेरी तरफ मुड़ गए हो, उस पेंटिंग को देखने के बाद मेरी तरफ मुड़ गए हो ये जानने के लिए कि ये पेंटिंग इतनी सजीव क्यों है। और इसका जवाब तो ड्यूक ने पहले ही दे दिया है ये बताकर कि ये पेंटिंग फ्रा पैंडोल्फ ने बनाई है, इसीलिए ये पेंटिंग सजीव प्रतीत हो रही है, इतनी ज़्यादा गहराई इस पेंटिंग में है। Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek. अब यहाँ पे ड्यूक उस आदमी से कह रहा है कि इस पेंटिंग में जो डचेस है उसके गालों पे खुशी के निशान नज़र आ रहे हैं। और वो जो निशान है खुशी के, वो ऐसा नहीं है कि जब उसका हस्बैंड, डचेस का हस्बैंड यानी कि ड्यूक जब उपस्थित होता है तभी ऐसी खुशी डचेस के गालों पे नज़र आती है, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि और भी कारण है जिसकी वजह से जो डचेस है वो खुश होती थी, हंसती थी। इसका मतलब क्या है कि जो ड्यूक है ये नहीं चाहता था कि जब वो प्रेजेंट ना हो, जब वो उपस्थित ना हो, तो वो ये चाहता था कि उसकी वाइफ के चेहरे पे ऐसी मुस्कान नहीं होनी चाहिए। वो मुस्कान सिर्फ़ और सिर्फ तभी होनी चाहिए जब उसका हस्बैंड उसके सामने मौजूद हो, उसके सामने उपस्थित हो, तभी ऐसी खुशी, ऐसी चमक उसके चेहरे पे होनी चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ गौर करिए, जो ड्यूक है ये कह रहा है कि खुशी की जो निशान है वो नज़र आ रहे हैं। उसने ये नहीं कहा खुशी की चमक, निशान कह रहा है। स्पॉट का मतलब होता है निशान। इसका मतलब क्या है कि वो जो खुशी अब भी उसके वाइफ के चेहरे पे नज़र आ रही है उस पेंटिंग में, वो उसको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो जो ड्यूक था उस वक्त प्रेजेंट नहीं था, और वो जो खुशी है उस चेहरे पे नज़र आ रही है वो उसके हस्बैंड की वजह से नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वो ड्यूक चाहता है कि उसकी वाइफ के चेहरे पे जब भी कोई खुशी आए तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके हस्बैंड की वजह से ही, ना कि किसी और की वजह से। Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mantle laps over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. अब यहाँ पे जो ड्यूक है और उनकी जो वाइफ की पेंटिंग अभी सामने है, तो उसमें वो मुस्कुरा रही हैं, तो उस मुस्कुराहट के पीछे की वजह ड्यूक खुद नहीं है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है ये बताने की कोशिश वो करता है। असल में ये बात सही है कि नहीं ये नहीं पता, हो सकता है उसकी मनगढ़ंत कहानी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अनुमान लगा रहा है। और वो कहता है कि शायद हो सकता है कि फ्रा पैंडोल्फ जिन्होंने उस पेंटिंग को बनाया है, तो जब वो पेंटिंग बना रहे होंगे तो संयोग से उन्होंने डचेस को कुछ कहा होगा। संयोग से इसलिए क्योंकि फ्रा पैंडोल्फ का ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि वो ऐसी बात डचेस को कहना चाह रहे होंगे, वो उन्होंने बस कह दिया होगा, ऐसा उस ड्यूक का कहना है। तो ड्यूक बताता है कि हो सकता है कि फ्रा पैंडोल्फ ने उसकी वाइफ से कहा होगा कि जो उसके शॉल है वो कुछ ज़्यादा ही उसकी कलाइयों को कवर कर रहे हैं या ढक रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ड मैंटल है इसका मतलब होता है शॉल, लैप्स का मतलब यहाँ पे है कवर करना यानी ढकना। आगे वो ये भी कहता है, या फिर हो सकता है कि फ्रा पैंडोल्फ ने ये कहा हो कि जो डचेस हैं उनके गले के ऊपर जो हल्की हल्की लालिमा है, जो नेचुरल रेडनेस उनके गले पे है, तो वैसी इफ़ेक्ट, उस तरीके की रेड इफ़ेक्ट शायद कोई भी पेंट नहीं बना पाएगा, ऐसा शायद फ्रा पैंडोल्फ ने डचेस को कहा होगा। यहाँ पे जो वर्ड फेंट है इसका मतलब होता है हल्का, और फ्लश का मतलब यहाँ पे है लालिमा, रेडनेस। तो ये दोनों बातें जो यहाँ पे कही गई हैं, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि फ्रा पैंडोल्फ ने डचेस की खूबसूरती की तारीफ़ की होगी, जिसे सुन के डचेस थोड़ा
शर्मा गई होंगी और उनके चेहरे के ऊपर एक चमक आ गई होगी, एक खुशी की चमक आ गई होगी। अब ऐसा सच में हुआ था कि नहीं हुआ था हमें नहीं पता, लेकिन ड्यूक जो है एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है कि हो सकता है कि फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा कहा होगा, जिसे सुन के डचेस खुश हो गई होगी और स्माइल करने लगी होगी। सच स्टफ वॉज courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. अब यहाँ पे ड्यूक कह रहा है कि अगर फ्रा पेंडोल्फ ने ये सारी बातें कही होंगी, तो ऐसी बातें फ्रा पेंडोल्फ ने कही होंगी, तो ये सारी जो बातें हैं बस ये इतना ही काफ़ी थी डचेस के गालों के ऊपर उस खुशी के निशान को लाने के लिए। क्यों? क्योंकि डचेस को ऐसा लगता है, ऐसा ड्यूक का कहना है कि शायद डचेस को ऐसा लगता है या फिर लगता था कि ऐसी बातें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक रिस्पेक्टफुल वे में कहता है, एक पोलाइट वे में कहता है, एक विनम्र भाव से कहता है, और बस इतना ही काफ़ी था, इतनी सी ही तारीफ़ काफ़ी थी डचेस के गालों के ऊपर खुशी के निशान आने के लिए। उसने फिर से यहाँ पे कहा स्पॉट ऑफ जॉय, यानी कि वो जो खुशी है उसे चुभ रही है कि क्यों उसकी डचेस ने स्माइल किया। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लैड, टू ईजली इम्प्रेस्ड, शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुकड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। अब जो ड्यूक है वो कह रहा है कि मैं कैसे बताऊँ, किस मुंह से मैं बताऊँ कि जो डचेस थी उसका जो हृदय था, उसका जो दिल था, ऐसा था कि वो बहुत ही आसानी से खुश हो जाता था, बहुत ही आसानी से इम्प्रेस हो जाता था, प्रभावित हो जाता था किसी भी बात से। वो जो भी देखती थी उन सभी चीज़ों को वो पसंद करती थी, वो सभी चीज़ें उसे प्रभावित करती थी और वो सब कुछ देखती थी। मतलब कि जो डचेस थी वो अपने आसपास के नज़ारे को, अपने आसपास के लोगों को बड़े गौर से देखती थी, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ड्यूक की नज़रों में ये बुरी बात है, वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ ऐसा करे। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो डचेस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, वो अप्रिशिएट करना जानती हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की चीज़ों को। लेकिन ये बात जो ड्यूक है उसको पसंद नहीं है। सर, इट वॉज़ ऑल वन। अब ड्यूक यहाँ पे कह रहा है उस इंसान से जो उसके सामने बैठा हुआ है कि उसके लिए, यानी डचेस के लिए सब कुछ एक समान था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, द बाउ ऑफ cherries, some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace. माई फेवर एट हर ब्रेस्ट का मतलब हुआ कि ड्यूक ने कोई गिफ्ट दिया होगा डचेस को, कोई नेकलेस दिया होगा, कोई ज्वेलरी दी होगी गले में पहनने के लिए। तो जब भी आप कुछ गले में पहनते हो तो वो आपके चेस्ट तक आती है ना, तो इसका यही मतलब हुआ कि कोई पेंडेंट या फिर कोई हार दिया होगा ड्यूक ने डचेस को गिफ्ट के तौर पे। ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये बात लिखी है यहाँ पे पोएट ने। और ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो दिन की जो किरणें हैं उसका गिर जाना पश्चिम दिशा में, यानी कि यहाँ पे सनसेट की, सूर्यास्त की बात हो रही है। बाव जो है इसका मतलब होता है शाखा। ऑफिशियस जो वर्ड है इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो बिना मतलब का कोई काम करते हैं, यानी कि उन्हें किसी ने कहा नहीं है कि ये काम करो और ना ही ज़रूरत है कि वो काम किया जाए, लेकिन वो तब भी करते हैं, मतलब उनको अपना टांग अड़ाना ही है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं ऑफिशियस। ड्यूक अब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से डचेस के लिए सब कुछ एक समान था। वो कह रहा है कि जो गिफ्ट ड्यूक डचेस को देता था उसे देखकर वो खुश होती थी, जो डूबता हुआ सूर्य है उसे देख के भी खुश होती थी। अगर कोई बेवकूफ़ उसे बागीचे से तोड़कर
शाखा ले आता चेरीज़ के, तो उसे देखकर भी वो खुश होती थी। और साथ ही साथ जब वो अपने सफ़ेद रंग के खच्चर के ऊपर बैठकर जो छत है उसके ऊपर वो जब राउंड मारती थी, जब वो घूमती थी, तो उसमें भी उसे खुशी मिलती थी। तो खुशी मिलना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ड्यूक है वो कह रहा है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी पे जो उसे खुशी मिलती थी वो एक समान थी। यानी कि वो कह रहा है कि मेरी दी हुई गिफ्ट, जो मैंने इतनी महंगी गिफ्ट उसे दी, उसका डचेस के आंखों में कोई मोल नहीं था। उसको उतनी ही खुशी मिलती थी जितनी खुशी ये बाकी चीज़ें जो होती थी उसके आसपास होती थी, उसे देखकर जितनी खुशी होती थी, बस उतनी ही खुशी उसे मेरी दी हुई चीज़ों से होती थी। यानी कि उसका कहना है कि डचेस को बाकी चीज़ों के ऊपर इतना खुश नहीं होना चाहिए था जितना खुश उसे उन गिफ्ट पे होना चाहिए था जो ड्यूक डचेस को देता था। All and each would draw from her alike the approving speech or blush at least. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डचेस अपने आसपास के लोगों को या फिर आसपास की चीज़ों को वो एक नज़रिए से तो देखती थी, तो उसके मुंह से, डचेस के मुंह से सब चीज़ों के लिए एक जैसा ही कॉम्प्लीमेंट निकलता था। अगर वो एक चीज़ को अच्छा बोलती थी तो दूसरे को भी अच्छा कहती थी, तीसरे को भी अच्छा कहती थी। अगर वो सूर्यास्त को अच्छा कहती थी तो वो ड्यूक के दी हुई गिफ्ट को भी अच्छा कहती थी। और अगर वो ना भी कहे, वो कॉम्प्लीमेंट ना भी दे चीज़ों को, तो वो कम से कम मुस्कुराती ज़रूर थी और वो मुस्कुराहट भी समान होता था। She thanked men. Good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. अब यहाँ पे ड्यूक कह रहा है कि डचेस अपने आसपास के लोगों को धन्यवाद कहती थी। अच्छी बात है, धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन वो जो धन्यवाद कहती थी वो दूसरे ढंग का था। ड्यूक को नहीं पता कि कैसा था, लेकिन ऐसा लगता था कि डचेस ड्यूक की दी गई गिफ्ट, जो कि है 900 साल पुराना ख़ानदानी नाम, उसका कंपैरिजन वो किसी भी एरे गैरे के गिफ्ट से कर रही हो। ऐसा ड्यूक का कहना है कि डचेस उसके ख़ानदानी नाम, उसको जो एक सरनेम मिला जब उसने ड्यूक से शादी की, उसके बाद जो उसे ओहदा मिला, उसका वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती थी। Who would stoop to blame this sort of trifling? स्टूप का मतलब होता है झुकना या गिरना, और ट्राइफलिंग का मतलब होता है तुच्छ। कोई भी छोटा चीज़ होता है तो उसे कहते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो ड्यूक है वो ये कहना चाह रहा है कि कौन इतना नीचे झुक जाए या इतना गिर जाए कि वो सामने वाले को जाकर बताए कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, ये तुच्छ है, ये हरकत बिल्कुल छोटी है, ओछी है, ऐसी हरकतें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कौन जाकर सामने वाले को कहे? मतलब कि ड्यूक ये कहना चाह रहा है कि मैं इतना नहीं गिरा हुआ था कि मैं डचेस के पास जाता और उससे कहता कि तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ये बहुत ही गिरा हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें ये बदलने की ज़रूरत है। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ जो मैं उसे जाकर ये कहता। Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one. अब यहाँ पे जो ड्यूक है अपने सामने बैठे हुए इंसान को ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे अंदर या फिर किसी के भी अंदर बोलने की बहुत ही अच्छी स्किल होती, बहुत ही अच्छी कला होती बोलने की, जो कि मेरे पास नहीं है। ड्यूक कह रहा है कि मेरे पास वो कला नहीं है, बोलने की कला नहीं है, तो उस कला का इस्तेमाल करके अपनी जो इच्छा है कि डचेस को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, ये बात, ये जो मन की बात है वो जाकर डचेस को क्लियरली साफ साफ बता दे। अगर ये कला मेरे पास होती, ड्यूक कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर होती और वो उस कला का इस्तेमाल करके वो डचेस को ये बातें बता देता। अब ये तो बात झूठ बोलने वाली हुई, क्योंकि
आपने खुद ही देखा है कि ड्यूक इतनी देर से इतनी अच्छी तरीके से बोल रहा है और अभी झूठ बोल रहा है कि मेरे अंदर स्किल ही नहीं है बोलने की। तो इतनी देर से क्या बोल रहा था वो, इतने अच्छे से तो घुमा फिरा कर उसने इतना सारा इल्ज़ाम डचेस के ऊपर लगा दिया। कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि ठीक है, ड्यूक के पास स्किल नहीं है बोलने की कला नहीं है, लेकिन अगर होती तो उस कला का इस्तेमाल करके वो डचेस को कहता, क्या कहता, वो आगे बताता है, एंड सी जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट्स मी, हेयर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। वो एकदम क्लियरली कह देता डचेस को कि तुम्हारी ये जो आदतें हैं, ये जो हरकतें हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इससे नाखुश हूँ, और ये सारी बातें हैं जिसे तुम करके तुम अपने जो लाइन है उसको क्रॉस कर रही हो, या फिर तुम अपनी दहलीज लांघ रही हो। तुम्हें तुम्हारे जो बिहेवियर है उसका एक लिमिट है, तुम उस लिमिट को क्रॉस कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो सीधा कह देता डचेस को। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज। ड्यूक अब कह रहा है कि ठीक है, मान लो कि मैंने डचेस को जाकर कह दिया कि ये सारी बिहेवियर तुम्हारे अंदर अच्छी नहीं है, और डचेस क्या करती है, डचेस कोई रिएक्शन नहीं देती है, वो ड्यूक को अलाउ कर देती है कि हाँ ठीक है, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, मुझे जितना जलील करना है करो, मुझे जो भी सबक सिखाना है सिखाओ, मुझे जो भी गलतियाँ हैं मेरे अंदर वो सब बता दो। और तो और ड्यूक के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती है, ड्यूक जो भी बातें बोल रहे हैं उन सभी में सहमति जता देती है, असहमत नहीं होती है, कह रहे कि हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं। अगर सचमुच में वो ऐसा करती है और कोई भी बहाना नहीं बनाती है, ड्यूक जो भी बोलता है उसके बिहेवियर के बारे में, उन सभी को वो बिना कुछ कहे सुन लेती है। यहाँ पे जो वर्ड है फॉरसूथ, इसका मतलब होता है इंडीड, यानी कि आप कहते हो ना कि हाँ, मतलब आप आश्चर्य प्रकट करने के लिए कुछ कहते हो, तो ड्यूक वही कह रहा है कि ठीक है, सचमुच में अगर डचेस ऐसा ही बिहेव करती, वो कुछ भी नहीं कहती, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देती, कोई भी बहाना नहीं बनाती, तो वो आगे कह रहा है, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप। वो कह रहा है कि वो कोई भी बहाना नहीं बनाती, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देती, और सारी बातें मेरी सुन लेती, तब भी ये जो बात होगी मैं उससे जाकर कहूँगा कि तुम्हारे अंदर ये सारी गलतियाँ हैं, तुम्हें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, तो ये भी एक तरीके से झुकना हो गया। और मैं कभी भी नहीं झुकता, मैं कभी भी किसी के भी सामने नहीं झुकता। स्टूपिंग का मतलब होता है झुकना। लेकिन यहाँ पे काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पे जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो कोई और नहीं था, मतलब कोई अजनबी नहीं था, वो उसकी वाइफ थी, डचेस थी। इसका मतलब यही है कि ड्यूक के मन में डचेस के लिए कोई भी सम्मान, कोई भी प्यार नहीं था। ओह सर, शी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile? अब जो ड्यूक है वो अपने सामने बैठे हुए इंसान से कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जब भी ड्यूक डचेस के आसपास से गुजरता था तो डचेस ड्यूक को देख के स्माइल करती थी। लेकिन ड्यूक को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि ड्यूक को देख के स्माइल करती थी, उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि जो भी डचेस के आसपास से गुजरता था वो उसे भी देखकर स्माइल करती थी, और उस स्माइल में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता था। जैसा स्माइल वो ड्यूक के लिए करती थी वैसा ही स्माइल वो सभी लोगों के लिए करती थी। दिस ग्रीव आई गेव कमांड्स, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। डचेस का जो मुस्कुराने का सिलसिला था वो बढ़ता रहा, और इतना बढ़ गया कि एक दिन ड्यूक ने आदेश दिया, हुक्म दिया, और जितनी भी मुस्कुराहटें थी
वो सब की सब रुक गई, एक साथ रुक गई। और ड्यूक उस पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वो रही, वो वहाँ खड़ी, ऐसे लग रहा है जैसे जीवित हो। इसका मतलब क्या है कि ड्यूक ने डचेस को मरवा दिया। इसीलिए तो अब डचेस सिर्फ और सिर्फ उस पेंटिंग में है। जब वो जिंदा थी तब ड्यूक उसके स्माइल को, उसके मुस्कुराहट को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए अब उसे मारकर वो उसकी पेंटिंग को कंट्रोल करके सबके सामने डचेस की चुगलियाँ करता फिरता है। और कौन डचेस के उस स्माइल को देख सकता है? उस पेंटिंग में जो स्माइल है डचेस के चेहरे के ऊपर, कौन देख सकता है? इसे भी अब ड्यूक ही कंट्रोल करता है। Wilt please you rise, we will meet the company below then। अब यहाँ पे जो ड्यूक है उसके सामने जो इंसान था उससे कह रहा है कि कृपया करके आप खड़े होंगे क्या? अब हम चलते हैं नीचे और बाकी जितने भी लोग नीचे हैं उनसे मिलते हैं। I repeat the count, your master's known munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed। यहाँ पे जो वर्ड काउंट है वो एक टाइटल के रूप में इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि ड्यूक एक टाइटल हुआ ना, तो ठीक उसी तरीके से यूरोपियंस जो होते थे ना, वो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे ना, उनको अलग अलग टाइटल देते थे। तो ठीक उसमें से एक टाइटल है काउंट का, जो कि किसी व्यक्ति को दिया गया है। म्यूनिफिसेंस का यहाँ मतलब हुआ दयालु या फिर उदार। एम्पल मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा। जस्ट का मतलब यहाँ पे हुआ उचित। प्रिटेंस का मतलब हुआ मांग। और डाउरी का मतलब तो आपको पता होगा, दहेज। अब यहाँ पे हमें पता चल जाता है ड्यूक की बातों से कि उसके सामने कौन बैठा हुआ है। ड्यूक शादी कर रहा है और उसके जो होने वाले ससुर हैं वो एक काउंट है, एक बहुत ही अमीर इंसान है, और उन्हीं का एक दूत उसके सामने बैठा हुआ है। तो ड्यूक उस आदमी से कह रहे हैं कि तुम्हारे जो मालिक हैं, आपके जो मालिक हैं, वो अपनी उदारता, अपनी दयालुता के कारण बहुत ही जाने जाते हैं। और इतना ही काफ़ी है इस बात की गारंटी लेने के लिए कि मैं जो भी उचित मांग रखूँगा दहेज की, वो उसे मान लेंगे, उसे नकारेंगे नहीं। दो his fair daughter self as I avowed at starting is my object। अवाउड का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को एडमिट करना, स्वीकार करना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो ड्यूक था वो दहेज के बारे में बात कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था ना उसकी बातों से कि कितना लालची इंसान है, मतलब इससे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसों से मतलब है। तो वो अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए वो क्या करता है कि जल्दी से बात पलट देता है। और जो काउंट है, काउंट का जो दूत उसके सामने खड़ा है, उससे कहता है कि नहीं, मुझे पैसों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने शुरू में ही आपसे ये कहा था कि मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो मालिक हैं उनकी प्यारी बेटी से ही शादी करना मेरा उद्देश्य है, पैसों से मतलब नहीं है। ड्यूक ये यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता है, वो एकदम स्पष्ट कर देना चाहता है कि उसके लिए पैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट उसकी होने वाली वाइफ है। पर हम सभी को पता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। Nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, though taming a seahorse, thought a rarity which clouds of Innsbruck cast in bronze for me। ने जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए मना कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो इंसान अभी था ड्यूक के सामने, जो दूध था ड्यूक के सामने, तो वो शायद अभी नीचे जा रहा था। तो उसको मना किया ड्यूक ने कि नहीं, रुकिए, हम दोनों साथ में नीचे चलते हैं सर। लेकिन बात ये थी कि ड्यूक उस आदमी को, उस दूध को अपनी एक और चीज़, एक और एंटीक चीज़ दिखाना चाहता था, शो ऑफ करना चाहता था। और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी नेपट्यून।
जो कि एक रोमन समुद्र के देवता है। रोमन समुद्र के देवता अलग अलग संस्कृति में होती है ना, अपने अपने देवता होते हैं उनके। तो ठीक उसी तरीके से रोमन गॉड ऑफ सी नेपच्यून है। तो उनकी एक प्रतिमा जिसमें वो एक सी हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको वश में कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम किसी जानवर को टेम करते हैं ना, किसी डोमेस्टिक एनिमल को हम रखते हैं अपने घर में, तो कोई भी बिल्ली हो गई या फिर कुत्ता हो गया, तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं ना, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो नेपच्यून भी है वो एक सी हॉर्स के ऊपर शायद बैठे हुए हैं और उसको वश में कर रहे हैं। उसके ऊपर बैठ कर जिस तरीके से हम घोड़े को वश में करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से वो सी हॉर्स को वश में किया हुआ है। तो उसी प्रतिमा को वो जो ड्यूक है उस आदमी को कह रहा है कि उसे नोटिस कीजिए, नेपट्यून जो देवता हैं वो एक सी हॉर्स को वश में कर रहे हैं और ये एकदम रेयर है। ये जो मूर्ति है वो रेयर है, जिसे सिर्फ और सिर्फ ड्यूक के लिए बनाया है। किसने बनाया है उसका नाम वो बता रहे हैं, क्लाउस ऑफ इंसब्रुक। ये एक कोई बहुत ही बड़े मूर्तिकार होंगे जिसने ड्यूक के लिए एक नेपट्यून का स्कल्पचर, एक नेपट्यून की मूर्ति ब्रॉन्ज में बनाई है। मेटल होता है ना ब्रॉन्ज, उसमें बनाई है। रैरिटी जो यहाँ पे वर्ड है इसका मतलब होता है कि बहुत ही दुर्लभ चीज़। मतलब अब क्या हुआ कि ये जो बात उसकी कन्वर्सेशन ख़त्म हुई, ड्यूक की कन्वर्सेशन ख़त्म हुई, उसके आखिरी में भी उसने एक चीज़ दिखाई, एक मूर्ति दिखाई जिसमें सी हॉर्स को कंट्रोल किया जा रहा था एक रोमन गॉड के द्वारा। इसका मतलब क्या है, वो ये बताना चाहता है कि वो ड्यूक ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रोमन गॉड ऑफ सी नेपट्यून उस सी हॉर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से ड्यूक भी सभी को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, सभी को, सिर्फ अपनी वाइफ को नहीं, सभी को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जो काउंट का जो दूध था वो सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था ड्यूक से, चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जो भी वो उसने जब रोका, ड्यूक ने जब उस आदमी को रोका, अभी रोका था ना कि हम साथ में चलते हैं, तो वो रुका ना। जब उसे खड़े होने के लिए कहा तो खड़े हुआ, जब उसे पेंटिंग देखने के लिए कहा तो उसने पेंटिंग भी देखी। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ अपनी वाइफ को ही नहीं बल्कि हर इंसान को कंट्रोल करना चाहता है। इसका मतलब यही है कि जो हालत उसने अपनी लास्ट डचेस का किया, ठीक वही हालत वो अपनी होने वाली जो नई वाइफ होगी उसका भी करेगा। तो वो इसीलिए वार्निंग दे रहा है कि ऐसी बिहेवियर उसकी नई वाइफ ना करे, तो इसीलिए वो वार्निंग देना चाहता है। अब वो जो आदमी उसके सामने है तो वो ये सारी बातें जो जाकर बताएगा ही ना अपने मालिक को, और उसके मालिक को पता चलेगी तो ऑब्वियसली उसकी होने वाली वाइफ को भी पता चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले ही से बता देना चाह रहा है कि इस तरीके की बिहेवियर नहीं होनी चाहिए जैसी बिहेवियर उसकी लास्ट डचेस की है, यानी कि थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम हमें ये बताना चाह रहा है कि जो हाई पोजीशन पे लोग हैं, जितने भी लोग हैं हाई पोजीशन पे, मोस्ट ऑफ देम क्या चाहते हैं कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनके ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर उनका कंट्रोल हो। वो ये चाहते हैं, सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे उनका फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, नेबर्स हो, सबके ऊपर, कलीग्स हों, उन सभी के ऊपर वो अपना कंट्रोल जमा कर रखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वुमेन की कंडीशन को दिखाया गया है कि अक्सर ऐसा होता है कि वुमेन भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उसकी भी एक सोचने समझने की, महसूस करने की शक्ति है, लेकिन कई बार उनकी भावनाओं को उन्हें एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता है। वो अपनी भावनाओं को प्रकट ही नहीं कर पाती हैं। अगर प्रकट करने की कोशिश करें तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे ड्यूक ने किया, ठीक उसी तरीके से